हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का। ये टॉपिक हमारा है सर्कुलर मोशन। तो आज के टॉपिक में हम लोग सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारा अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो है सर्कुलर मोशन के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्कुलर मोशन वैसे तो आप लोग मोशन इन प्लेन में पढ़ चुके हो, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। आपने देखा था कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तब उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और आपने ये भी देखा था कि सर्कुलर मोशन के दौरान हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है, जिस वजह से आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो आप कहते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। हमने कैलकुलेट किया था वेक्टर्स के थ्रू और हमने देखा था कि ये जो वेलोसिटी है, सॉरी जो एक्सेलरेशन है, एक जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तब उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता था और उस एक्सेलरेशन को हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा था। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्रू फाइंड किया था, तो हमें मिला था एक्सेलरेशन v²/r और जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो mv²/r। यहां तक आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे लेक्चर्स जो हैं, जो मोशन इन प्लेन टॉपिक पर जो लेक्चर था उसका सर्कुलर मोशन आखिरी पार्ट जरूर देखिएगा। वहां पर आपको डिटेल में समझ में आएगा कि जो सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो हम लोग उस सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब हम लोग वहां पर हमने सिर्फ एक्सेलरेशन की बात की थी और बहुत सारी चीजों को हमने वहां पर स्किप किया था क्योंकि तब तक हमने डायनेमिक्स नहीं सीखा था। अब हम लोग जो मोशन का जो डायनेमिक्स है उस डायनेमिक्स से हम लोग वाकिफ हैं, इसलिए फिर से एक बार सर्कुलर मोशन को पढ़ रहे हैं। और उस सर्कुलर मोशन में हम लोग दो केसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। एक, जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे बिल्कुल लेवल रोड है, ठीक है, बिल्कुल लेवल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है और उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब का केस। और दूसरा, अगर वो रोड लेवल ना होकर थोड़ा बहुत अगर वो रोड उठा हुआ है, यानी कि वो आप कह लीजिए कि वो बैंक्ड रोड है। बैंक्ड मतलब कि थोड़ा टिल्टेड रोड है। तो इन दो केसेस के लिए हमें सर्कुलर मोशन को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। केस 1 देखते हैं। केस 1 हमारा है सर्कुलर मोशन ऑन लेवल रोड। लेवल रोड से आप कह सकते हैं कि ये रोड जो हमारा है ये किस तरीके का रोड है। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस का रोड है, यानी बिल्कुल प्लेन सरफेस है। उसके ऊपर आपको एक इमेजिन कीजिए कि एक कार है, उसको आप सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं। तो ये सर्कुलर पाथ आपका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है बच्चों, ये सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग एक कार जो है वो कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होगा और वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी इंस्टेंस पे यहां पर प्रेजेंट है। तो इस ऑब्जेक्ट को, ये ऊपर से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर ऑब्जेक्ट, यानी अगर इसको आप इस तरीके टिल्ट करके देखें तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये कार आपका इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट है। तो इस कार के ऊपर जब ये मूव करेगा तो हम लोगों को पता है कि इसका एक सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। राइट, ये बात हम लोग जानते हैं। सर्कुलर मोशन के दौरान हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब सेंटर की तरफ डायरेक्टेड एक एक्सेलरेशन होता है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू भी हमें पता है, हमने फाइंड आउट किया था v²/r, जहां v क्या है, v वो स्पीड है जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और r उस सर्कल का रेडियस है। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है
तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका। अब इमेजिन कीजिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, अगर सपोज करें कि m मास का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनेगा बच्चों? एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, राइट, और एक वर्टिकली अपवर्ड एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है n, है ना? जो ऑब्जेक्ट है उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स और जिस सरफेस पर है उसकी वजह से वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है, यानी सेंटर की तरफ एक फोर्स है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, हकीकत में ये कौन सा फोर्स है? जैसे हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ जब सन के अराउंड मूव करता है तो उसके वो भी एक सर्कुलर पाथ में, एक्चुअली सर्कुलर में एग्जैक्टली नहीं मूव करता है, लेकिन हमने अभी तक यही पढ़ा है कि सर्कुलर में मूव करता है ना? क्लास 9 में आपने पढ़ा था। तो फिर सवाल उठता है कि आखिरकार सर्कल की तरफ सर्कल में मूव कर रहे हैं अगर सन के अराउंड, यानी अर्थ के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा सन की तरफ। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसी तरीके से जब यहां पर एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर, किसी एक रोड के ऊपर, किसी एक सरफेस के ऊपर जब मूव कर रहे हैं तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो भाई कौन सा फोर्स हो सकता है? स्प्रिंग फोर्स तो होगा नहीं, टेंशन फोर्स तो होगा नहीं। ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर पा रहा है सर्कुलर पाथ में तो इसीलिए मूव कर पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अगर इस सरफेस पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, आप सपोज करें कि आप कार चला रहे हैं और आपको कहीं टर्न लेना है, और अगर वहां का सरफेस फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन ही नहीं, क्या आप टर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। यानी आप टर्न इसीलिए कर सकते हैं अपने कार को क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है कार और रोड के बीच में। तो उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट यहां पर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में इसी वजह से मूव कर पा रहा है क्योंकि यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाकर इसे सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करता है। यानी कि इसके ऊपर सेंटर की तरफ एक बच्चों एक सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम लोग फ्रिक्शन कह रहे हैं, वो फ्रिक्शन यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर? आप फिर से ध्यान समझिए इस बात को, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आना इंपॉर्टेंट है। हमने कंसीडर किया है सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में हमने सीखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब हर एक पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, जिस वजह से कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन हमने वेक्टर्स के थ्रू फाइंड आउट किया था कि वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसलिए उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल को यूज करके चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की थी v²/r। ठीक है, अब अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है फोर्स की भी वही डायरेक्शन होगी। तो अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है यानी फोर्स भी सेंटर की तरफ होना चाहिए। व्हाट विल दैट फोर्स भी, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अलग अलग कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग होता है। जैसे अर्थ का मोशन अगर सन के अराउंड है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? उसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन v²/r, उस एक्सेलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? देखिए जैसे फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। कोई भी ऐसा फोर्स जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को या किसी भी तरीके के क्लोज्ड पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ जिस तरीके का भी फोर्स लगे उसे हम लोग कह देते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कैटेगरी में है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अगर स्प्रिंग फोर्स लगे सेंटर की तरफ तो स्प्रिंग फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो यहां पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? तो यहां पर
बस एक इमेजिन करिए कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करना चाह रहा है, लेकिन अगर जिस सरफेस पर वो सर्कुलर पाथ में मूव करना चाह रहा है अगर वहां पर वो फ्रिक्शन ही प्रेजेंट ना हो तो क्या वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है? तो आप बोलोगे कि नहीं मूव कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो फ्रिक्शन के प्रेजेंस की वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है, यानी फ्रिक्शन ही वो कारण है, वो रीजन है, वो कॉज है, ठीक है, जिस वजह से एक ऑब्जेक्ट जो कार अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहां पर कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा है, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है? इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, राइट? It is less than equal to mu s into n. It is the static friction force which is responsible for its motion. Kinetic friction तो इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है, static friction इस पर सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिस वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है। अब नोटिस कीजिए, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ mg। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कार का कोई मोशन है? नहीं है ना, यानी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, n आपका mg के बराबर होगा, राइट? अच्छा, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स मुझे दिख रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना? और यही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs के बराबर है, और Fs जो है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इनटू n के बराबर होता है। और म्यू एस इनटू n को हम क्या n की जगह mg लिख सकते हैं। तो क्या आप यहां से लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, ये लेस देन इक्वल टू, देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एस इनटू n के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो Fs यहां पर हमारा Fs है म्यू एस इनटू n, और अगर Fs Fc के बराबर तो इसकी जगह Fc लिख सकते हैं। तो Fc हमारा हो गया इक्वल्स टू म्यू एस, और n की जगह मैं लिख दे रहा हूं mg, तो म्यू एस इनटू mg, राइट? और ये जो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r, यानी कि हमारा हो गया mv स्क्वायर बाई r, जहां r क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। क्लियर है? जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका रेडियस है। सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इनटू mg। m से m कैंसिल आउट हो गया, अगर r को हम इधर ले आते हैं तो v स्क्वायर हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस, r को इधर ले आए तो r g। दैट मींस v इज लेस देन इक्वल्स टू रूट म्यू एस r g। अब अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या तो ये लेस देन है या तो इक्वल है। तो लेस देन तो मैक्सिमम नहीं हो सकता ना, इक्वल वाला ही मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू एस रूट म्यू एस इनटू आर। क्लियर है? ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे कि आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हैं। और नोटिस कीजिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपका है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट म्यू एस के, राइट? यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, यानी सरफेस कितना रफ है, जितना रफ होगा म्यू एस की वैल्यू उतनी ज्यादा, आप अपनी स्पीड को मैक्सिमम उतना ही रख सकते हैं। दूसरी बात, जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, यानी जितने छोटे सर्कुलर पाथ में आप मूव करेंगे आपकी मैक्सिमम स्पीड उतनी ही कम हो सकती है। क्लियर है? और जी तो खैर कांस्टेंट। चलिए, तो ये तो हमारी बात रही लेवल रोड पे, यानी रेट रोड हमारा उठा हुआ नहीं है, बिल्कुल लेवल है। तो लेवल रोड केस में हमने सारे फोर्सेस शो कर दिए। हमने देखा कि भाई फ्रिक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए।
तो फ्रिक्शन फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके बराबर लिख दिया, फ्रिक्शन की वैल्यू लिख दी और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू लिखकर हमने वो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लिया कि इतनी वेलोसिटी या इससे कम वेलोसिटी से अगर आप मूव करोगे तब तो आप सर्कुलर पाथ में मूव कर पाओगे, अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी से आप मूव करोगे तो फिर आप बाहर की तरफ गिर जाओगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग लेवल रोड है, अब हम लोग बैंक्ड रोड यानी उठा हुआ टिल्टेड रोड की पे इसी सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को पढ़ें। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब हमने फर्स्ट केस देखा। फर्स्ट केस हमारा था सर्कुलर मोशन ऑन लेवल रोड। तो लेवल रोड पर हमने देखा कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी, जहां म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, आर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, और जी जो हमारा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो सेकंड केस हमारा है वो सेकंड केस है सर्कुलर मोशन ऑन बैंक रोड, यानी कि आप एक पूरा रोड है वो उठा हुआ है, थोड़ा सा टिल्टेड रोड है, और उस टिल्टेड रोड पर आप ऑब्जेक्ट मतलब आप सपोज करें किसी कार को आप मूव कर रहे हैं, तो टिल्टेड रोड का अगर मैं एक टू डायमेंशनल व्यू, एक पिक्चर के तरीके से टू डायमेंशनल व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से ये इंक्लाइन प्लेन वाला व्यू आपको दिखेगा। अब यही जो टिल्टेड है इसको पूरा आप इस तरीके से घुमा दें तो आपको दिखेगा कि ये उठा हुआ जो है वो रोड, ठीक है। जो टिल्टेड रोड पर जो आपकी कार है वो ऐसे बिल्कुल सीधे ऐसे नहीं मूव करती है, थोड़ी टेढ़ी मूव करती है, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी इस तरीके से हमने दिखा रखा है। और सपोज करें कि ये थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल से टिल्टेड, और इसके ऊपर अगर मान लीजिए कि आप अगर कार मूव कर रहे हैं तो ये कार जो है ये आपका इस टिल्टेड रोड पे। अब जरा समझते हैं कि इसके ऊपर इसका डायनेमिक्स अगर हम लगाएं, यानी हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक बैंक्ड रोड है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल उठा हुआ है और वो पूरा सर्कुलर है, और उस सर्कुलर पे मैंने सिर्फ एक पार्ट शो किया है, ये पूरा इस तरीके से, जैसे यहां पर आपका ऐसे रख के और इसको पूरा आप पूरा इस तरीके से गोल घुमा दीजिए, ये तो हॉरिजॉन्टल है और पूरा ऐसे गोल घुमा दीजिएगा तो आपका वो पूरा का पूरा वो बैंक्ड रोड आ जाएगा। उसी बैंक्ड रोड के ऊपर एक m मास का कोई एक सपोज करें कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मान लीजिए कि कार है। इसके अगर डायनेमिक्स को हम लोग दिखाना चाहे, यानी इसके इस पर सबसे पहले तो जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस की हम लोग बात करते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएं, इस पर फ्री बॉडी डायग्राम, चलिए हम लोग यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएं तो एक तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, राइट, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। एक नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्लियर है। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्मॉल f सिंबल से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल हमारा थीटा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये थीटा। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है ये हमारा फिर से ये भी हमारा थीटा हो जाना चाहिए। आप फिर समझिए, मैं यहां पर रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ये नीचे की तरफ इसको मिटा दूंगा मैं, ये नीचे की तरफ जो फोर्स है वो mg है और इस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा बन रहा है, और जो फ्रिक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर है ना। ये जो डायरेक्शन है और जो फ्रिक्शन है वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो अब मैंने देखिए mg के परपेंडिकुलर जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो यही डायरेक्शन है ना सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए,
अच्छा चलिए ये थीटा है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन देखिए, फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग पैरेलल और ये उसके परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा आना चाहिए, और फिर इसके परपेंडिकुलर ये वाला हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी आपका थीटा होना चाहिए। तो एक तो ये एंगल मैंने थीटा लिख दिया, एक ये वाला एंगल मैंने थीटा लिख दिया है, और एक ये एंगल मैंने थीटा लिख रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप कि आपको अब ये एंगल का समझ में आया है। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक बैंड रोड है और उस बैंड रोड पे m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अच्छा टिल्ट होकर ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो किसी भी एक पॉइंट पर उसका डायनेमिक्स हम लिख सकते हैं, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो एक तो नीचे की तरफ mg फोर्स एक्ट कर रहा है, एक सरफेस के पैरेलल नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। यही फ्रिक्शन फोर्स इसको मूव करने में हेल्प कर रहा है, नहीं तो ये ऊपर की तरफ से भाग जाता है। और सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। सारे एंगल्स हमने दिखा दिए बच्चों। अगर ये फोर्स F है तो क्या इस डायरेक्शन में फोर्स F sin थीटा होना चाहिए, सॉरी F cos थीटा होना चाहिए ना। और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, सॉरी नीचे mg की तरफ जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ थीटा एंगल लेने के लिए मैंने आपको कहा था, इसको किया था। अच्छा एक अगर फ्रिक्शन का इधर कंपोनेंट F cos थीटा है तो इधर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, F sin थीटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस फ्रिक्शन का एंगल थीटा के साथ वाला कंपोनेंट F cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट F sin थीटा, राइट। अच्छा नॉर्मल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा इक्वल्स टू n cos थीटा, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो आपका हो जाना चाहिए n sin थीटा। बात समझ में आ रही है? यहीं तक है, इसके आगे तो फिर हमें सिर्फ सॉल्व करना है, यहीं तक आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक ये लेवल रोड हॉरिजॉन्टल है, लेवल रोड से थीटा एंगल से उठा हुआ रोड है, ठीक है। यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलरली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब अगर ये कार मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर इमेजिन कीजिए फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होता तो क्या वो कार नीचे की तरफ ऐसे मूव कर सकता था? वो तो ऊपर की तरफ स्लाइड करके ऊपर मूव कर जाता ना, ठीक है। तो इस वजह से फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है जो कि इसको इस सर्कुलर पाथ में रख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से एक तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब हमने एंगल्स निकाल लिए सारे, फ्रिक्शन फोर्स थीटा एंगल ये जो है F cos थीटा होगा, इसका परपेंडिकुलर जिधर mg है एक F sin थीटा भी होगा। अच्छा उसके बाद देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है इधर n cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर इस साइड n sin थीटा। अब अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम अब मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से सारे फोर्सेस को समझ पाएं। तो नीचे की तरफ बच्चों, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो एक तो mg है और एक प्लस F sin थीटा है ना, और ऊपर की तरफ जो फोर्स है ये है n cos थीटा। हमारे काम के यही फोर्सेस हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपका है n sin थीटा प्लस F cos थीटा। गलत तो नहीं कह रहा मैं, ठीक है। बाकी फोर्सेस, एक इस डायरेक्शन में फोर्स है F और एक इस डायरेक्शन में भी फोर्स है N, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का हमें कोई काम नहीं है इसलिए मैं इन फोर्सेस को शो नहीं कर रहा हूं।
क्लियर है बच्चों? अब ये जो फोर्सेस हैं, इन्हीं फोर्सेस का हम लोगों को डायनेमिक्स बनाना है। तो अब मुझे बताइए कि जो n sin थीटा प्लस f cos थीटा वाला फोर्स है, ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है ना, यानी कि जो अगर हम लिखना शुरू करें, पहले मैं लिखता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग, ये चलिए पहले वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग लिखते हैं, ठीक है। पहले अगर हम इस वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग लिखें, तो n cos थीटा, n cos थीटा ये हमारा mg प्लस f sin थीटा के बराबर नहीं होगा। आप बोले क्यों होगा भाई? तो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन थोड़ी है, कार का मोशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है, कार तो इस तरीके से बढ़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है ना कार, भाई थोड़ा टिल्टेड है लेकिन मोशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल के अलोंग तो कोई मोशन नहीं है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है और नीचे की तरफ जो फोर्स है दोनों बराबर होंगे। अब हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर F की जगह म्यू एस इंटू एन लिख सकता हूं अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो? ये सारी बात मेरी मैक्सिमम के लिए हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं लिख पाऊं तो मेरा हो जाएगा n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस f की जगह म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, राइट। और अगर मैं म्यू एस एन साइन थीटा को उधर भेज दूं तो मेरा एक तो पहले से ही n cos थीटा है, राइट, और म्यू एस एन साइन थीटा को उधर भेजेंगे तो माइनस म्यू एस एन साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, और ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू mg। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो n अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचा? cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू mg, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये वर्टिकल डायरेक्शन को यूज करके हमने n की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग जरा देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को। बच्चों अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? n sin थीटा प्लस f cos थीटा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, राइट। और ये जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यही फोर्स तो हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है ना, यानी यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए इस केस में, राइट। इसी डायरेक्शन में सेंटर आएगा ना आपका, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी यही होना चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपका, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इसलिए n sin थीटा प्लस f cos थीटा के बराबर होगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं m v स्क्वायर, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है, अपॉन अगर इसका रेडियस कैपिटल r है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शन की जगह म्यू एस इंटू एन लिख सकते हो, तो म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू, एन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, चलिए एन कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन थीटा
प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए यहां n है। क्या इक्वेशन नंबर 1 से n की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं? तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब क्या आ जाएगा हमारा? अब हमारा आ जाएगा m v max का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू n की जगह क्या लिखे? mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। और ऊपर n के बाद मल्टीप्लीकेशन में था साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, राइट। ये m और ये m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं r को इधर ले आऊं तो मेरा जो v max स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जा रहा है? rg इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, राइट। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो इस साइड स्क्वायर हट जाएगा और इस साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी टू द पावर 1/2। मैक्सिमम वेलोसिटी मेरा कितना आ गया? आरजी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ऑलराइट बच्चों, चलिए इसके आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ये जो इक्वेशन हमारा निकल कर आया है, राइट, ये जो इक्वेशन हमारा निकल कर आ रहा है, इस इक्वेशन में हम लोग ना ऊपर और नीचे दोनों साइड cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ऑलराइट, यानी कुछ इस तरीके से करने जा रहे हैं। आप देखिएगा इक्वेशन में हम कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। ये हमारा हो गया इक्वल्स टू आरजी तो है ही। अब देखिए यहां पर था साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा था डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। यही तो इक्वेशन था ना हमारा, ये ऊपर के इक्वेशन को ही लिखा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि इस इक्वेशन में मैं यहां पे cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं। ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड किया और नीचे भी cos थीटा से डिवाइड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? अब यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा हो जाएगा आरजी साइन थीटा और cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा म्यू एस, राइट, डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस और sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा होल टू द पावर 1/2। ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। और आप पिछले वाला केस लेवल रोड के केस में, जब लेवल रोड हम लोग पढ़ रहे थे तब थीटा तो 0 था ना। यहां पर अगर आप थीटा की जगह 0 पुट कर देते हैं, अगर थीटा की जगह आप 0 पुट कर देते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी? आरजी तो होगा ही, ठीक है। tan 0 क्या होता है? 0, तो ये हट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचा म्यू एस, ठीक है। नीचे 1 तो रहेगा ही और tan थीटा 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया, 1 ही बचा और रूट 1 टू द पावर 1/2 का मतलब रूट। यही सेम आ गया ना यहां से आपका, यही तो लेवल रोड के केस में मिला था। क्लियर है बच्चों? अच्छा, आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए। अगर म्यू की वैल्यू 0 के बराबर होती है, यानी कि सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम एक ऐसा कंडीशन जानना चाहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रफ सरफेस पर ही एक ऑब्जेक्ट हमारा मूव करे लेकिन फ्रिक्शन की का कोई रोल हो ही नहीं? यानी
हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि क्या जब ये देखिए लेवल रोड पर अगर मूव करेगा तब तो फ्रिक्शन का रोल होगा ही होगा, कोई इसको टाल ही नहीं सकता है, ये तो हम फाइंड कर चुके हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारे वेरिएबल, हमें एंगल्स के वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं क्या कोई ऐसा एंगल है जिस एंगल पर अगर हम इसको मूव करें तो वहां पर फ्रिक्शन का कोई रोल ही ना हो, यानी उस पॉइंट पर फ्रिक्शन F की वैल्यू 0 लगे। अच्छा, F की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये फ्रिक्शन F 0 लगे। F 0 का मतलब क्या है, म्यू s की वैल्यू 0। n की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि n जो है वो देखिए n किसके बराबर है, mg अपॉन cos m मास तो है ना ऑब्जेक्ट का, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, n 0 नहीं हो सकता, यानी म्यू आपका 0 के बराबर हो जाए। क्या अगर हम ऐसा म्यू इज इक्वल टू 0 अगर हम डालें तो क्या कोई मतलब सही कंडीशन हमें मिलता है यहां पर या नहीं, हम देखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो अगर म्यू की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा rg tan थीटा, और यहां पर म्यू की वैल्यू म्यू यानी कि म्यू एस की वैल्यू 0, अगर यहां म्यू एस की वैल्यू 0 रखेंगे तो नीचे से 1 बच जाएगा, यानी कि रूट rg tan थीटा। ये वो एंगल है, ये वो वेलोसिटी है एट दिस वेलोसिटी there is no friction, there is no friction on object। यानी अगर आप rg tan थीटा रूट rg tan थीटा की स्पीड से अगर आप एक बैंक्ड रोड पे मूव कर रहे हैं तो उस केस में फ्रिक्शन आपका होता ही नहीं, वहां पर कोई रोल नहीं प्ले करता, फ्रिक्शन गायब हो जाता है उस टाइम पे। इंटरेस्टिंग है ना। देखिए हमने क्या किया, हमने पहले से मान लिया कि अगर म्यू एस हमारा 0 के बराबर हो जाए, क्या कोई ऐसा कंडीशन पॉसिबल है, तो म्यू एस की जगह हमने 0 पुट कर दिए और हमने देखा कि मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है। अगर कुछ ढंग की आती है जो पॉसिबल है, इसका मतलब कि म्यू एस 0 हो सकता है किसी कंडीशन में, हमारा आ गया। अगर हम वेलोसिटी rg tan थीटा का रूट इतनी वेलोसिटी से अगर इस बैंक रोड पे मूव करते हैं तो उस केस में फ्रिक्शन हमारा लगता ही नहीं, म्यू एस की वैल्यू उस केस में 0 होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, समझ के नोट करिए, कहीं कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों, एक आखिरी केस सर्कुलर मोशन का हम लोग देखते हैं, वो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट जब लेवल रोड पर चल रहा होता है तो वो खुद को जब बेंड करता है, ऐसे मुड़ने के लिए जब खुद को बेंड करता है, तो वो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाले कंडीशन को हम लोग समझना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक साइकिल का एक फ्रंट पोर्शन बनाने को। जैसे मान लीजिए कि हंसना नहीं है आप लोगों को, ये इस तरीके से हमारा कोशिश किया मैंने एक साइकिल बनाने को, साइकिल का ये फ्रंट पोर्शन है। ठीक है, और ठीक है इस तरीके से, खैर जैसा ये बना, थोड़ा सा आपको शायद फील आ रहा हो कि ये एक साइकिल का फ्रंट पोर्शन बना रखा है। तो ये साइक्लिस्ट इस तरीके से बेंड कर रहा है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, और ये साइक्लिस्ट जो है वो इस तरीके से बेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि ये शुरुआत में कैसे स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट से वर्टिकल से यानी थीटा एंगल मान लीजिए कि ये बेंड हो गया। अब इस साइक्लिस्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसको जरा हम लोग समझते हैं। एक तो नीचे की तरफ
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, और एक ऊपर की तरफ इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा n। क्लियर है? तो दो फोर्सेस साइक्लिस्ट के ऊपर लग रहे हैं, एक mg और एक n फोर्स लग रहा है। क्लियर है? सो अब अगर हम देखें तो बच्चों क्या ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो हमारा थीटा होना चाहिए। ऑलराइट, ध्यान से समझिएगा इसको। ये हमारा एक साइक्लिस्ट है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है। इस साइक्लिस्ट को अगर आप देखें तो इस साइक्लिस्ट के ऊपर दो बेसिक फोर्सेस लग रहे हैं। ये वर्टिकल से थीटा एंगल बेंड हो गया है, ठीक है। मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल से नहीं ले रहा हूं क्योंकि साइक्लिस्ट अगर सीधे होगा तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल पे होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल साइक्लिस्ट जो बेंड हो गया है। तो एक तो नीचे की तरफ इस पर mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, साइक्लिस्ट के ऊपर, और एक जब ये दबाव इस तरफ है रोड पर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लग रहा है। तो अगर ये देखिए वर्टिकल है, मैं वर्टिकल के पैरेलल एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूं, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस है ये एंगल भी आपका थीटा होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नजर आ रहा है। तो अगर ये n है बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपका हो जाएगा इक्वल्स टू n sin थीटा। अब ये साइक्लिस्ट जब बेंड कर रहे हैं तो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, यानी ये इसी डायरेक्शन में उसका सेंटर होना चाहिए। तो पहले हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग इसके डायनेमिक्स को लिखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करें बच्चों तो mg और n cos थीटा ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, इसका मतलब कि n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स है n sin थीटा, और यही वो फोर्स है कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये साइक्लिस्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है बेंड होकर। यानी इसी डायरेक्शन में आपका ये सेंटर की तरफ है ना, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r के बराबर होना चाहिए, जहां v वो स्पीड है जिसे साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, m उसका मास है, और r जिस सर्कल के रेडियस में वो बेंड होकर मूव कर रहा है। क्लियर है? इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 2 n sin थीटा और इक्वेशन 1 डिवाइड किया, ये हो जाएगा n cos थीटा, राइट। किसके बराबर हो गया? इक्वेशन 2 हो गया mv स्क्वायर बाई r, और नीचे ये डिवाइड करेंगे इनटू mg। m से m हमारा कैंसिल आउट हो गया, n से n हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारा आ गया इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा हमारा हो गया इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r इनटू g। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। यानी कि आप नोटिस कीजिए कि जो tan थीटा है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से हम कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन कि जो tan थीटा है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितने छोटे सर्कल के रेडियस में आप मूव करेंगे, जो आपको बेंडिंग जो है उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट। छोटे सर्कल के रेडियस में आप मूव करें ज्यादा बेंड करना पड़ेगा ना, और बड़े सर्कल के रेडियस में मूव करेंगे तो आपको कम बेंड करना पड़ेगा। तो ये पहला इक्वेशन तो आपको दिख रहा है। तो फॉर सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस
थीटा विल बी लार्ज, राइट। और दूसरा कंक्लूजन है कि tan थीटा जो है वो स्क्वायर ऑफ स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड से आप मूव करेंगे उतने ही बड़े सर्कल में आपको मूव करना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे अगर आप मूव करते हो छोटे सर्कल में आप मूव कर लेंगे, क्या ज्यादा स्पीड से छोटे सर्कल में मूव कर सकते नहीं ना, फिर बड़े सर्कल में मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब कि फॉर ग्रेटर वेलोसिटी, या लिख लीजिए इन केस वी मूव with greater velocity, ठीक है। इन केस इफ वी मूव विथ ग्रेटर वेलोसिटी, तो उस केस में क्या होगा भाई, आपको जो थीटा है ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप जब ज्यादा स्पीड से मूव करें तो आपको बड़े सर्कल के रेडियस से मूव करना पड़ेगा, और एक बड़े सर्कल में आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस विथ ग्रेटर वेलोसिटी यू हैव टू मूव इन बिगर सर्कल। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो हम लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पर आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर ले बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिएगा अगले लेक्चर से पहले।